बहुत ज़रूरी है निवेशकों का ये जानना कि आप जिस भी फंड में निवेश कर रहे हैं आपका फंड कहाँ कहाँ निवेश कर रहा है। और जब इसकी बात आती है तो बहुत ज़रूरी है कि अपने फंड का जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो भी निवेशकों को पता हो। किस तरह से अपने म्यूचुअल फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को समझना चाहिए। और बीते पिछले एक साल में और ख़ासतौर से अगर हम पिछले 3 महीनों को देखें तो ऑटो स्टॉक्स लगातार म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की पसंद की लिस्ट में रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या वजह रही है, यही जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। फिरोज, कुछ समय पहले तक अगर हम ऑटो की बात करते तो शायद ज़्यादा बुलिश नहीं होते एक्सपर्ट्स और फंड मैनेजर्स, लेकिन पिछले एक साल में हमने देखा है कि तरह तरह के फ्रेश एक्सपोजर को भी बढ़ाया गया है जहाँ तक ऑटो स्टॉक्स की बात है, और कुछ जिनमें बिल्कुल भी नहीं एक्सपोजर था उनको नई एंट्री भी मिली है। क्या वजह इसके पीछे आपको लग रही है? कविता जी, जैसे आपने सही आइडेंटिफाई किया है कि ऑटो स्टॉक्स पे काफी फंड मैनेजर्स की बुलिशनेस बढ़ी है लास्ट क्वार्टर में। स्पेशली लास्ट 1 ईयर से भी थोड़ी बढ़त आई है ऑटो स्टॉक्स में। पॉइंट 1, ऑटो स्टॉक्स की जो ग्रोथ रही है अर्निंग्स की वो काफी स्टीप रही है। 6 स्टॉक्स हैं निफ्टी में जो ऑटो सेक्टर के हैं। टाटा मोटर्स की जो पैट ग्रोथ आई है 86% की आई है Q4 लास्ट ईयर की। मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये 6 स्टॉक्स हैं निफ्टी के। और इन सबकी अगर आप क्वार्टर की प्रॉफिट्स देखें तो ग्रोथ 4 कंपनीज की 86 से 16% रही है। हीरो मोटोकॉर्प की Q4 की रिजल्ट्स 31% नेगेटिव रही है ग्रोथ की। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ी हैं विज़ावी द प्रीवियस ईयर। ये क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि आप अगर देखते हैं कि 3 कैटेगरी अगर आप देखें पैसेंजर व्हीकल्स, लास्ट मई 2021 के मई में 88,000 बिके थे और इस मई में 2.5 लाख पैसेंजर व्हीकल्स बिके। अगर मैं 3 व्हीलर की बात करूं तो 1200 3 व्हीलर बिके थे मई लास्ट ईयर में, और इस साल 28,000 3 व्हीलर, तो कई गुना बढ़ी है। और अगर आप दूसरा भी सेक्टर देखें 2 व्हीलर में तो 12 लाख करीबन 2 व्हीलर्स बिकी हैं लास्ट ईयर, 2.5 लाख। सो इतनी अच्छी सेल आई है, पैंडेमिक की रिबाउंड है और माइक्रोचिप का जो शॉर्टेज था वो सॉल्व हुआ है, तो ऑटो सेक्टर हैज डन वेल। एंड इसको देखते हुए म्यूचुअल फंड्स ने अपना एक्सपोजर बढ़ाया। लेकिन क्या है कि बिक्री की रफ्तार आगे भी और बने रहने की संभावना है, क्योंकि हम जानते हैं सोमवार को बिक्री के आंकड़े एक बार फिर से आने हैं। फिरोज, अब ऐसे में त्योहारी सीजन भी शुरू हो रहा है जिसको लेकर भी ऑटो कंपनियों ने अपनी कमर कस रखी है। तो आने वाले वक्त में तो यहाँ पर डिमांड के लिहाज से देखा जाए तो सिनेरियो पिक्चर आपको अच्छी उभरती हुई दिखाई दे रही है? यस, आई थिंक एब्सोल्यूट लेवल ऑफ डिमांड सस्टेन होगी। परसेंटेज ग्रोथ इतनी नहीं होगी क्योंकि लास्ट ईयर जो बेस इफेक्ट था वो छोटा था। अब 1200 बिकी थी तो इसीलिए 28,000 ज्यादा लगता है परसेंटेज में। बट आई थिंक एब्सोल्यूट सेल्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर, ये सब सस्टेन होने की अच्छी खासी गुंजाइश है। अगर लॉन्ग टर्म अच्छे प्रोस्पेक्ट नहीं होते तो फंड मैनेजर ऐड नहीं करते, क्योंकि उनके पास एनालिस्ट होते हैं, वो काफी बारीकी से बिजनेस को समझते हैं। If they are adding, that implies that there will be stability in the sales. निवेशक के लिहाज से हमें इस बात को कितना फैक्टर इन करना चाहिए, कितना इस पर गौर करना चाहिए? बिकॉज अमूमन लोग केवल फंड को देखते हैं और रिटर्न को देखते हैं। फंड मैनेजर उनकी स्ट्रैटेजी तक तो ख्याल जाता ही नहीं है निवेशकों का। लेकिन ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है, कितनी ज़रूरी है एक निवेशक के लिए जानना कि आपका फंड मैनेजर किस तरह के स्टॉक्स को पिक कर रहा है, किस तरह के मोमेंटम को पकड़ रहा है, ट्रेंड को पकड़ रहा है? ये बारीकी इंफॉर्मेशन निवेशकों के लिए समझना क्यों जरूरी है? कविता जी, देखिए, 2 किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं और 2 किस्म के पैसे होते हैं। एक होता है एसआईपी का इन्वेस्टमेंट। उसमें मेरे हिसाब से अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपको इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी साइकिल्स आएंगी, डिफरेंट सेक्टर्स चलेंगे और आप हर मौके पे अपना हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट विल नॉट चेंज योर लाइफ। तो अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो ये इन्फॉर्मेशन गुड टू गेन नॉलेज, गेन अंडरस्टैंडिंग, दैट्स पॉइंट 1। अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत बारीकी में फंड में जाना पड़ता है और उसको परखना पड़ता है। उस मुकाम पे ये डेटा बहुत जरूरी है। सो दैट्स द पॉइंट 2 आई एम मेकिंग। पॉइंट 3, अगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो एडवाइजर के बगैर खुद की एनालिसिस करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनके पास एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ऑलराइट, ये वो तमाम स्कीम्स जहां पर ऑटो स्टॉक्स को तवज्जो दी गई है, उसमें मुख्य तौर पर किस तरह की स्कीम्स हैं फिरोज, और क्या वो स्कीम्स वेल डाइवर्सिफाइड हैं? तो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वेल डाइवर्सिफाइड है।
काफी सारे सेक्टर्स प्रोमिनेंट सेक्टर्स माने जाते हैं, तो ये बहुत सारे सेक्टर्स पोर्टफोलियो में शामिल होते हैं। और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितना आपके इंडेक्स में कितना वेट है। अगर आप देखें तो निफ्टी में हर सेक्टर का एक वेट होता है, फंड मैनेजर वो वेट को ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच आई थिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड। सेक्टर एक्सपोजर देखिए, अब जैसे कि हमने ऑटो स्टॉक्स की बात कर ली फिरोज, जो कि हम लगातार स्क्रीन पे फ्लैश भी कर रहे हैं, वो तमाम फंड्स जहां पर ऑटो स्टॉक्स का एक्सपोजर बढ़ा है। इसके अलावा एक तो आपके पास ऑटो एक्सपोजर एक फंड के जरिए है ही, जो कि वेल डाइवर्सिफाइड है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको किसी सेक्टोरल एक्सपोजर की ज़रूरत है तो क्या सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो को उस वे में डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड फंड आपके पास है या एक से ज़्यादा भी होते हैं कई बार। उसके अलावा किसी भी सेक्टर फंड को अगर आप शामिल करना चाहें तो किस बिना पे शामिल करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आम निवेशक को बिल्कुल सेक्टर फंड ऐड नहीं करना चाहिए। इसके दो कारण हैं। अगर हम हिस्ट्री में अपने सबक सीखें तो जो भी सेक्टर अच्छा करता है वो फंड मैनेजर वो समझता है और वो डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अगर समझे आपके पास 5 फंड है, वो पांचों फंड ऑटो सेक्टर को बढ़ा रहे होंगे अपनी एक्सपोजर। फिर आप एक छठा फंड सिर्फ ऑटो वाला खरीद लेंगे तो ऑटो सेक्टर पे ज्यादा झुकाव हो जाएगा और रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसे ही हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में 2007-2008 में। तो काफी लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड खरीदे, खुद के फंड मैनेजर डिवर्सिफाइड वालों ने भी इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया कि मैंने पोर्टफोलियोज देखे जहां 50 से 60% पोर्टफोलियो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में चला गया है, क्योंकि फंड मैनेजर भी वही कर रहा है और इन्वेस्टर भी वही कर रहा है। तो सेक्टर एक्सपोजर आप बढ़ाने की सेक्टोरियल फंड्स के माध्यम से करने की कोशिश ना करें, दैट्स वन रीजन। सेकंड, अगर आप सेक्टर फंड में जाते हैं तो उसमें एंट्री ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स काफी सालों से चल रहे थे, 2 सालों से अच्छे खासे चले, बट लास्ट 3-4 महीने से इतना अच्छा नहीं चले, तो एग्जिट भी बहुत क्रिटिकल है। पास्ट परफॉर्मेंस देख के एंटर तो कर लेता है एक निवेशक, एग्जिट नहीं कर पाता है। दोनों डिसीजन सही आने की गुंजाइश संभावना कम होती है। So you can stay away from it and try and make 12-14% with diversified equity funds. चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको मामला समझाया कि क्यों फंड मैनेजर्स की पसंद बन रहे हैं ऑटो स्टॉक्स और कैसे एक निवेशक के लिए पोर्टफोलियो की एलोकेशंस को समझना ज़रूरी होता है और किस बिना पर आपको अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड्स को शामिल करना चाहिए। लेकिन वक्त हो गया है अब दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने का। फिरोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारे पास हमेशा ही सवालों की बहार लगी होती है। राजन शर्मा साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं फिरोज़ से सवाल पूछने के लिए। राजन जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके, आपने अपने पोर्टफोलियो में एक्सिस ब्लू चिप, HDFC स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया का निवेश लक्ष्य, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मिरर एसेट का लार्ज कैप, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप है और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड भी रखा हुआ है। और 7 साल में आपको 50 लाख रुपए चाहिए। कोई खास वजह है इसके लिए? कोई आपका लक्ष्य है जो पूरा करना चाहते हैं? जनरली मेरा बेटा 10 साल का है अभी, तो अदर 7 years आई थिंक उस टाइम पे रफली उनकी हायर एजुकेशन के लिए ये चाहिए रहेगा। तो दैट्स माय एक्सपेक्टेशन। और इसी निवेश से आपको रिटायरमेंट पर पेंशन भी चाहिए लगभग 1 लाख की हर महीना? यस, जो करंटली 1 महीना हो, आई डोंट नो इन्फ्लेशन के हिसाब से उस टाइम पे कितना चाहिए होगा, बट लाइक आज का जो 1 लाख है उस टाइम पे जो भी उस टाइम पे बनेगा। एंड इन एडिशन टू दिस 7 फंड्स आई एम हैविंग ये पीएफ वाला भी मेरा है अभी 40 लाख के आसपास मेरा पीएफ में है और वो मेरा मंथली 20-22 हजार के आसपास पीएफ में भी जाता है। चलिए, रिटायरमेंट के लिहाज से उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला लक्ष्य 7 साल के बाद आ रहा है जहाँ पे 50 लाख रुपए आपको चाहिए। फिरोज, क्या ये निवेश 34,000 का जो ये कर रहे हैं वो 7 साल के बाद जो लक्ष्य आ रहा है उसके लिए पर्याप्त है? कविता जी देखिए, अगर राजन साहब अगर इक्विटी और डेट का मिश्रण करें, 80 इक्विटी में डालें, 20 डेट में डालें, तो 12% की पर एनम कंपाउंडेड रिटर्न की उम्मीद करना मुनासिब है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर 12% की रिटर्न की उम्मीद करूं तो इनको 40,000 रुपीज की SIP चाहिए होगी उनके पहले ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, जो 50 लाख का ऑब्जेक्टिव है 7 साल बाद। तो उसी के लिए 40,000 की जरूरत पड़ेगी, तो ये ही विल फॉल शॉर्ट मार्जिनली। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी जो रिटायरमेंट की जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें इनको 1 लाख रुपए की अमाउंट चाहिए पर मंथ, और इनका जो प्रश्न है कि आज अगर मुझे 1 लाख की जरूरत है तो 12 साल बाद जब रिटायर करेंगे तो कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। हर 10 साल में इस
को इन्फ्लेशन 7% मान के डबल कर लीजिए। अगर आपका खर्चा आज ₹1,00,000 का है तो आपको 10-12 साल में ₹2,00,000 की जरूरत पड़ेगी वही की वही चीजें खरीदने में जो आज आप खरीदते हैं। तो 2 लाख का आपको पर मंथ टारगेट की जरूरत पड़ेगी। जो आपने 40 लाख रुपीस पीएफ में डाला है वो पीएफ जो है आपको 7-8 8.5% ही दे सकता है। तो अगर आप उसको भी अगर 80-20 में नहीं निकाल के डालेंगे तो आप 12-13% नहीं कमा पाएंगे। सो योर एसेट एलोकेशन नीड्स अ चेंज। कविता जी, ऑफ कोर्स स्कीम्स राजन भाई ने बताई है तो उस पर भी तवज्जो दे सकते हैं। मुझे ये बताएं, अब क्योंकि इनका पहला लक्ष्य तो खैर बेटे की पढ़ाई का है, लेकिन रिटायरमेंट के कॉर्पस का इरादा भी इसी पोर्टफोलियो से है, तो उसमें आप कैसे इनको गाइड कर पाएंगे? देखिए कविता जी, राजन के पास अभी भी उनके पास ऑलमोस्ट 12 साल है रिटायरमेंट के लिए, और आज अगर ये अपनी आय में से अच्छा खासा कॉर्पस साइड में रख सकते हैं तो मेरे ये उम्मीद है कि ये स्टेप अप एसआईपी जरूर कर पाएंगे। तो हर साल अगर ये 10% से अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ाएं, इनकी जो पीएफ में अमाउंट जा रही है उसको इक्विटी की तरफ झुकाएं, तब जाके इनके लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। माना कि पीएफ में जो ये 20-22 हजार मंथली डाल रहे हैं उससे एक सुकून जरूर मिलता है, रातों की नींद हराम नहीं होती कि मेरे पैसे ब्याज पे लग रहे हैं तो सुरक्षित है, बट महंगाई को मात नहीं दे पाए तो सुरक्षित नहीं कहलाएंगे। मार्केट रिस्क से सुरक्षित कराएंगे, महंगाई से सुरक्षित नहीं कहलाएंगे, तो उसको भी इनको स्क्यू करना है। तो स्टेप अप एसआईपी इज वन टूल टू रीच योर गोल. The second tool to reach your goal is a change in asset allocation, which can make sure that your expected returns move from 7, 8, 9% to 12, 13%. फिरोज, फंड्स आप अभी कौन से इनको फाइनली रेकमेंड कर रहे हैं दोनों लक्ष्यों के लिए? क्या एक ही जैसे फंड्स रहेंगे? पर अच्छी बात यह है कि राजन साहब के पास 7 फंड्स हैं, तो उसमें से 3 का बदलाव मैं एग्जिट रिकमेंडेशन करूंगा। आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप एंड निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड, ये 3 से एग्जिट करने हैं। फंड्स टू इन्वेस्ट आर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा। माना कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में लास्ट वीक भी हमने एक शो किया था, प्रशांत जैन जो फंड मैनेजर चेंज हो चुके हैं, बट जो सब्सिक्वेंट फंड मैनेजर है वो भी वैल्यू प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो आई वुड स्टिल कॉल इट अ बाय रिकमेंडेशन। चलिए राजन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। धनंजय, हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जिन्होंने काफ़ी विस्तार से अपना पूरा पोर्टफोलियो हमको दिया हुआ है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी प्लानिंग जो है एक सही ऑर्डर में दी है, जहां सबसे पहले रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़, बेटी की एजुकेशन के लिए 30 लाख 15 साल के बाद, 5 लाख चाहिए इनको वर्ल्ड टूर के लिए 3 साल के बाद, और बाकी बेटी की शादी और तमाम खर्चे जो हो सकते हैं उसके लिए 15 लाख रुपए। धनंजय जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। वर्ल्ड टूर के लिए आप जाना चाहते हैं 3 साल के बाद, 5 लाख रुपए काफी होंगे? एक एजम्पशन पकड़ के चल रहा हूँ मैम कि 5 लाख सफिशिएंट रहेगा फॉर मी, वाइफ एंड डॉटर। तो आपको किश्तों में दुनिया नहीं घूमनी, आपको एक ही बार में निकल जाना है दुनिया घूमने। No, with safe money, my own money I need to go. I do not believe to take the money on loan and all. So मुझे जमा करना है कैश एंड accordingly I need to go. अच्छा लगता है जब इतनी प्लानिंग के जरिए लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और नहीं डेफिनेटली अपने ऊपर किसी भी तरह की आर्थिक लाइबिलिटी तो रखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आप जो निवेश कर रहे हैं, जो आपने पोर्टफोलियो मुझे भेजा है, ये आप कब से कर रहे हैं? ये रिसेंटली मैम मैंने 1-2 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ फंड्स जो है वो रिसेंटली स्टार्ट किया है, जैसा टाटा का डिजिटल फंड है, और जो यूएस ETF में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वैनगार्ड और इन्वेस्को में। सो वो लेटली मैंने लास्ट कपल ऑफ मंथ से मैंने स्टार्ट किया है। बाकी के जो फंड्स हैं वो मैं 2 साल से कर रहा हूँ। ओके, आपकी राशि काफ़ी अच्छी है, 60,000 रुपये आप 7 फंड्स में डाल तो रहे हैं, लेकिन आपने इमरजेंसी फंड भी बनाया हुआ है, ये आपने डिटेल्स दी हुई है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, सेफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ डेट में आपने रखा हुआ है, PPF EPF है, और NPS में आपने शुरू किया है। आप शुरू करने वाले हैं ना इस महीने 10,000 रुपये? राइट। ओके, काफ़ी जागरूक निवेशक और बारीकी से प्लानिंग करने वाले निवेशक आप लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिरोज़ को आपको समझाने में बहुत दिक्कत होगी। फिरोज़ बताएं, धनंजय कैसे आगे बढ़े अपने गोल्स के लिए? बहुत अच्छी प्लानिंग है कविता जी, समझाने की दिक्कत भी नहीं होगी, समझाने की जरूरत भी शायद कम है फॉर्चुनेटली।
इतनी अच्छी प्लानिंग की उन्होंने, इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है ताकि इनकी जो पर्सनल फाइनेंस है वो किसी हेल्थ के कारण से गड़बड़ा नहीं जाए, और इनके जो अमाउंट्स हैं जो एसआईपी कर रहे हैं पीएफ को मिला के, इनके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को मिला के, और जो 10,000 बढ़ाना चाहते हैं उससे इनके पूरे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। चारों लक्ष्य जो है, पहले लक्ष्य के लिए इनको 7,000 रुपए चाहिए, जो 15 साल में डॉटर्स एजुकेशन के लिए, वर्ल्ड टूर के लिए 15,000 रुपए चाहिए, तो ये 5-6 लाख पे पहुंच जाएंगे। 3 सालों में डॉटर्स मैरिज के लिए सिर्फ 3,000 चाहिए क्योंकि 15 साल की अवधि है, और रिटायरमेंट के लिए ऑलरेडी 20 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर चुके हैं। 50,000 रुपए पर मंथ करेंगे तो 18 सालों में 5.5 करोड़ की कॉर्पस इकट्ठी कर पाएंगे। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2 जो है आपका एनपीएस का निर्णय, वो भी अच्छा है क्योंकि फंड मैनेजर्स वही के वही म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, वो वही फंड मैनेजर एनपीएस में भी होते हैं, बट उनकी कॉस्ट काफी कम होती है। सो दैट्स अ गुड आइडिया। पॉइंट 3, आप अगर वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं तो आपको एक थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लेके रखना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड टूर के लिए आपको डॉलरों की जरूरत पड़ेगी या कोई फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, एंड टुडे द वर्ल्ड करेंसी इज डॉलर। तो अगर आप गोल्ड फंड रखेंगे तो उसमें आपको डॉलर का एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल इक्विटी रखेंगे तो डॉलर का एक्सपोजर मिलेगा। इट विल बी अ गुड हेज। पॉइंट 3, इतनी अच्छी प्री प्लानिंग करें वर्ल्ड टूर के लिए तो सीजन्स देखते हैं तो काफी कॉस्ट आपकी वर्ल्ड टूर के कट हो सकते हैं, फिजूल खर्च हट सकती है क्योंकि आप वेल इन एडवांस प्लान कर रहे हैं। सो नेट आई थिंक इट्स अ ग्रेट पोर्टफोलियो। बने रहें इस पोर्टफोलियो में। थोड़े फंड्स की जरूरत, चेंज की जरूरत है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जैसे हम कविता जी बात कर रहे थे कि सेक्टर फंड लेते हैं तो बहुत मुश्किल होती है एग्जिट और एंट्री करने के लिए। तो टाटा डिजिटल इंडिया को एग्जिट करना है, इन्वेस्को ट्रिपल क्यू ट्रस्ट को एग्जिट करना है, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप को एग्जिट करना है, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप रेकमेंडेड फंड्स होंगे टू स्वैप द प्रीवियस 3। धनंजय, कोई सवाल आपको फिरोज से पूछना है? यस सर, थैंक यू फिरोज सर। मेरा एक सवाल है कि मेरा होम लोन है एंड मैंने उसको भी मेरा जो रेगुलर लोन है मैं पे करता हूँ उससे भी मैंने थोड़ा प्रिंसिपल उसमें बढ़ाया है, तो उसका टेन्योर 15 से मैंने 6.5 में किया है। और मैंने बहुत सा उसके बारे में पढ़ा है कि शुड आई कीप होम लोन और शुड आई इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट। सो एक अल्टीमेट आउटकम ये आता है कि यू शुड नॉट बी लॉन्ग विथ एनी होम लोन। सो मुझे अभी ये सवाल है कि मैं और उसमें प्रिंसिपल बढ़ा सकता हूँ, मैं अगर 10-15 हज़ार बढ़ा के मेरा टेन्योर 3 या 3.5 या 4 साल तक आ सकता है, जिसमें मेरा होम लोन क्लीन हो जाए, मतलब नील हो जाएगा। तो शुड आई गो विद दैट और व्हाट डू यू थिंक? आप कितना स्ट्रेच हो सकते हैं फाइनेंशियली? 50 का अभी मेरा मंथली चल रहा है, सो आई कैन मेक मैक्सिमम 64 एंड 64 सो 50 में मेरा अभी जो है वो अभी 6.5 साल बता रहा है होम लोन का। तो वैसे तो इस सवाल को अलग से प्लानिंग की जरूरत है और उतना समय मेरे पास फिलहाल है नहीं, लेकिन फिरोज अगर आप संक्षिप्त में कोई जवाब इनको दे सकें शॉर्ट में। बट पहले तो इट्स वेरी इंस्पिरेशनल कि इतना होमवर्क करते हैं, हर डिसीजन को मैथमेटिकली लेने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज वेरी इंस्पिरेशनल धनंजय। पॉइंट 2, आप इतने जागरूक हैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपनी होम लोन की प्रिंसिपल घटाने के बदले, प्रिंसिपल बढ़ा के जल्दी रीपेमेंट करने के बदले इसको आप ओवरड्राफ्ट कर दें। आप अपनी बैंक से नेगोशिएट करें, बहुत अच्छे रेट्स नेगोशिएट हो सकते हैं। होम क्रेडिट अकाउंट में अगर आप तब्दील कर देंगे तो जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे आप उस अकाउंट में डालेंगे तो उस दिन का, उस महीने का ब्याज नहीं लगेगा। तो कन्वर्ट योर होम अकाउंट, होम लोन अकाउंट टू होम क्रेडिट अकाउंट। इस पे भी आप होमवर्क कर ही लेंगे और अच्छा निर्णय ले लेंगे। बट दिस इज द टिप आई वांट टू गिव यू धनंजय। चलिए धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल कर अपना सवाल हमें देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अमित राठौर का सवाल ट्विटर के जरिए हम लेंगे। और फिरोज, अमित राठौर का पोर्टफोलियो आपके पास भी है, लेकिन मैं फंड्स बता देती हूँ। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, सीआर का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड है। 50,000 रुपये 5 फंड में ये डाल रहे हैं हर महीना, और 12 से 15 साल में 5 करोड़, और ओवरऑल पोर्टफोलियो की मौजूदा वैल्यू है 20 लाख रुपए। बताएं। सो कविता जी, राठौर साहब को अपने लक्ष्य 5 करोड़ के लक्ष्य पहुंचने के लिए 80,000 रुपए की एसआईपी जरूरत पड़ेगी। 50,000 नहीं से काम नहीं चलेगा, या फिर इनको अपने एसआईपी को 10% स्टेप अप करने का पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 ये है कि स्टेप अप करते रहें तो हो जाएगा। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी जो स्कीम्स हैं, 3 स्कीम्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी हैं, तो उसको तो बरकरार रहना है। कैनरा, एसबीआई और कोटक की स्कीम्स को बरकरार रखें अमित जी। पराग पारेख और एक्सिस को आप एग्जिट कर सकते हैं। वही 3 स्कीम जो हमने प्रीवियस दर्शक को एंट्री रिकमेंडेशन दिए थे, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी और एसबीआई कॉन्ट्रा।
ये 3 स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अमित जी। चलिए, इसी के साथ फिरोज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियों के साथ साथ दर्शकों की आपने फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद।